जिंदगी की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को तरसते हुए मैं बड़ी हुई थी। हर वक्त अपने अंदर ही एक आग में जलती रहती थी और इस आग को हवा तब मिली जब मेरा मामा मेरे सामने ही मेरी मामी को 5,000 रुपये देता और कहता कि बस तू मुझे इस तरह खुश रख। और मेरी मामी खुशी खुशी नोटों को लेकर शांत होते ही बाजार निकल जाती। ये मंजर मैं जाने कितने महीनों से देख रही थी और अब तो मुझे जलन के साथ साथ शक भी होने लगा था कि मामी हर जुमरात की रात को ऐसा क्या करती है कि जो अगली सुबह ही मामू ने 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं। 5,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। मैंने तो कभी 500 रुपये भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी ज़रूरत और ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाए ताकि मैं भी अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मैं मामू मामी के डर पर पड़ी हुई थी। इसलिए जब भी मैं मामू को मामी पर ऐसे पैसे लौटाता देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाजार भेजा तो मैं पड़ोस वाली राशि के साथ बाजार चली गई। वहाँ मेरी नज़र एक लाल रंग के जोड़े पर पड़ी तो मैं पलके झुकाना भूल गई। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं पहना था। कीमत पूछने पर पता चला कि ये 5,000 रुपये का है और दुकान वाले एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जोड़े थे वे सब मिलाकर भी कोई 800 रुपये बने थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर राशि कहने लगी, तेरे मामू तो बहुत अमीर है। समीरा उनसे क्यों नहीं कहती कि वह तुझे तेरी मर्जी और ज़रूरत की चीज़ें दिला दे। राशि की बात सुनकर मेरे दिल पर आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर है लेकिन दिल के मामले में बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं इतने अच्छे से वह किसी तरह मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सबक सिखाती थी कि वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दें क्योंकि उनका एक लौता लाडला बेटा था जो मुझ पर दिल हार बैठा था। और ये बात मामी से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वह हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी ही नज़रों में गिरा देती कि तुझे तो तेरी माँ ने ही अपनाया, हम तो फिर भी तुझे अपने घर में रखकर तुझे 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मामी की बात में कोई झूठ नहीं था लेकिन फिर भी मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं मामी का मुंह नोच लूं। मैं अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी कि राशि ने मुझे जोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं है तो वापस चलो। कब तक इस जोड़े पर नजर जमाए खड़ी रहोगी? तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा? राशि की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल उस जगह पर छोड़कर अपने कदमों से घर लौट आई थी। ऐसा पहले दफा नहीं हुआ था कि जब मुझे कोई मनपसंद चीज छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर आज तक हर चीज ही मैंने इस तरह ही छोड़ दी थी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की जिंदगी में ख्वाहिश कोई नहीं होती। मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी। इतना सामान लाने में पूरे 2 घंटे लगाकर वापस आई हो। पता नहीं कहाँ घूमती हो, किस किस के चक्रों में पड़ी हुई हो। जब से तुम जवान हुई हो मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती है कि कहीं तुम हमारा मुंह पर कलंक ना पोत दो। मामी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मामी का बेटा शान उस वक्त यूनिवर्सिटी से आया था। मामी की बात सुनकर वह नाराजगी से कहने लगा, माँ, समीरा तुम्हारे ही काम से बाजार गई थी ना। अगर तुम्हें इतना ही सौदा मंगाना होता है तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी में बताया करूंगा। इस बेचारी को धूप में अकेले भेज देती हो। शान की इस हिमायत पर तो मामी का पारा और हाई हो गया था और वह तंग कर कहने लगी, बड़ा जादू चला रखा है इस लड़की ने तेरे ऊपर। तुझे क्या मालूम है ये कैसी खराब लड़की है? और क्यों ना हो, आखिर जिस माँ का खून है अपना रंग तो दिखाना ही है ना। पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर में पनाह दे रखी है। मुझे तो खौफ ही आता है कि ये कभी कुछ ऐसा ना कर बैठे कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। इससे पहले मामी मुझे मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती शान ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया था और मैं आंसू बहाती किचन में आ गई थी। सारे घर के कामकाज मेरे ही जिम्मे थे। कल बाजार से सामान लाने के बाद अब खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ तो सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ, उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते गुजर गया था। शान मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मामी दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है और वह भी ज़माने की वजह से, क्योंकि लोग मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस ये उनकी बातों का असर है। शान की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस घर में एक वही था जो मेरे दर्द को समझता था और हमेशा मेरा सहारा बनता था।
मेरे दिल में शान के लिए ख़ास जज्बा तो ना थे, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिली हुई थी। सारे दिन की थकी हारी मैं कामों से फारिग होती तो स्टोर रूम में पड़ी चारपाई पर आकर लेट जाती, क्योंकि यही मेरा रूम था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस चारपाई पर इसी स्टोर रूम में तन्हा गुजारे थे। जब तक मेरी नानी जिंदा थी, मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मामी ने वह कमरा शान को दे दिया था और मुझे यहाँ से स्टोर रूम में जगह मिल गई और मैंने खामोशी से इसे कबूल कर लिया था। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी कि नाश्ते का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं हुई, अब जल्दी से मेरे और अपने मामू के लिए नाश्ता बना दे। मैं नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी के हाथ में 5,000 के नोट थे। मामू बहुत ही मोहब्बत भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि बस जोया, इसी तरह मेरी खुशी का ख्याल रख, मैं तुझ पर ऐसे ही नोट उड़ाता रहूंगा। और 5,000 के नोटों पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में वह जोड़ा चला आया था जो अब तक मेरी आंखों में समाया हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से वो नोट छीन लूं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं। मामू जुमेरात की सुबह सुबह 5,000 रुपए दे दिया करते थे। मुझे भी अब 5,000 रुपए चाहिए थे। अगर मामा मामी के बगैर किसी जरूरत के इतने पैसे दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं। मामू नाश्ता करके कमरे से बाहर निकले तो मैंने डरते डरते उनसे कह दिया कि मामू, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मामू ने अपनी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, खैरियत तो है समीरा, तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत आ गई? तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है? मामू की इस बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ना चाहते हुए भी मैंने सही लहजे में कह दिया कि हाँ, तो मुझे 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी जरूरत तो दूर की बात है और ख्वाहिश के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी ये बात सुनकर मामू के चेहरे का रंग बदल गया। तभी पीछे से आती मेरी मामी से मेरी ये सच्ची बात हजम न हुई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था आपसे, आपकी भांजी बड़ी बदतमीज है। आज आपने खुद इसकी जुबान देख ली। जब ये आपसे इस तरह बात कर सकती हैं तो सोचे आपके पीछे मेरे साथ कैसे जुबानदारी करती होगी। मामी की आंखों में झूठे आंसू आ गए थे और वे मामू के सामने खुद को बेकसूर साबित करते हुए कह रही थी, देखा आपने, हमने इसके खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज ये हमारे ही मुंह पर थूक रही है। मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामू कहने लगे, हाँ जोया, वाकई ये तो बड़ी बदजुबान हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा। मामू मुझे बातें सुनाकर घर से निकाल गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे सख्त नजरों से घूरा और कहने लगी कि खबरदार, जो आज के बाद अपने मामू के सामने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामू मामी के इस रवैये पर मेरा दिल टूट कर रह गया था। मैंने तो ऐसे ही बस मामू को अपना समझकर उनसे पैसे मांग लिए थे। मुझे क्या पता था कि वह मुझे मेरी हैसियत याद दिला देगी। मामी तो गैर थी, लेकिन मामू तो मेरा सगा खून था। फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वह जोड़ा पहले मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब मेरी जिद बन चुकी थी। मैं आज तक खामोशी से अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते आई थी, लेकिन आज मामू मामी के रवैये ने मुझे बागी बना दिया था और मैंने सोच लिया था कि उसे खरीदने के लिए मैं किसी भी तरह 5,000 रुपये हासिल करके रहूंगी। मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही कोई गुनाह किया था, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही थी? बहुत छोटी सी उम्र में मैं घर के सारे कामकाज कर रही थी। मैंने मामी को ज्यादा उस घर को संभाला हुआ था और उसके बावजूद भी आज मुझे सिलसिला मिला था कि एक छोटी सी ख्वाहिश पर मेरे मुंह पर तमाचा मारा गया था। मैं किचन में बैठी रो रही थी। अपनी माँ का धुंधला धुंधला शख्स मुझे याद आ रहा था। मुझे तो मेरी माँ का असली चेहरा भी याद नहीं रहा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी माँ मुझे लेकर इस घर में चली आई थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मामी तो उस वक्त भी मेरी माँ और मुझे इस घर में रखने को राजी नहीं थी, लेकिन मेरी नानी जिंदा थी और ये घर उनका था। उनके होते हुए मामी की नहीं चलती थी कि वह हमारी जिंदगी का फैसला करे और इसलिए जबरदस्ती उन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था, लेकिन मेरी मामी अक्सर दबे दबे लफ्जों में मेरी माँ के लिए बुरे अल्फाज निकालती थी और कहती कि मेरे बाप ने मेरी माँ को किरदार की वजह से छोड़ा है। मेरी माँ हमेशा खामोश रहती। उन्होंने कभी मामी के इल्ज़ाम को नहीं जुटलाया था और ना ही कभी मामी से जुबान दराजी की थी। वह ये तो मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाती थी या फिर घर के कामों में लगी रहती थी। मैं जब भी शान के साथ खेलकूद करती या शान हमारे कमरे की तरफ आता तो मामी का गुस्सा देखने लायक होता। वह मुझे मारने के लिए दौड़ी चली आती तो कभी चांद का हाथ पकड़कर उसे कमरे से ले जाती। यहाँ तक कि मेरी माँ ने एक कमरे में बंद हो जाती। मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं शान के साथ ना खेलूं। घर में एक अजीब सी घुटन का माहौल था। मेरे मामू भी मेरी माँ से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे।
एक नानी ही थी जो इस घर में हमारी अपनी थी। एक साल इसी तरह रहते रहते गुजर गया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को दुल्हन बनाया गया है। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन मेरी माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और ना ही जिंदगी के कोई आसार ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें जिंदा दफना दिया हो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद था कि मेरी माँ ने इस रोज मुझे अपनी गोद में उठाया था और चूमते हुए कहा था कि रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं, इसलिए तुम मेरी तरह तो खाना खाना और हमेशा एहतियात करना। मुझे मेरी माँ की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। मैं दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी तो फिर खुश क्यों नहीं, लेकिन रुखसती के वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ से बिछड़ने वाली हूँ। मेरी नानी ने मुझे सीने से लगाया और मेरी माँ को रुखसत कर दिया था। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन ना ही मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई थी और ना ही नानी ने मुझे मेरी माँ के पास भेजा था। आखिरी दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा था, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ कभी पलट कर हमारी दहलीज पर नहीं आई थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि मेरी माँ कितनी बेरहम है, जिसे अपनी इकलौती बेटी की याद न सताती थी। या फिर शायद मामी ठीक ही कहती थी कि मेरी माँ अपने आशिक के साथ शादी करके जा चुकी थी, जिसके लिए उसने मेरे बाप को छोड़ा था। मेरी माँ ने भी कभी पलट कर ये तक नहीं पूछा था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, और मैं मामी मामू के रहमो करम पर आ गई थी। जब तक नानी जिंदा थी उनका रवैया मेरे साथ फिर भी बेहतर था, लेकिन नानी के मरते ही उन दोनों ने तोते की तरह आंखें फेरी थी। मामी मुझे 2 वक्त की रोटी इस तरह खिलाती थी जैसे एहसान कर रही हो, और बदले में सारे घर के कामकाज भी कराती और मामी की खिदमत भी करती। छोटी छोटी बात पर मामी मुझ पर हाथ उठाने से भी नहीं डरती थी, और खासकर के शान के मामले में जब भी शान मेरे करीब आता या मुझसे बात करता तो मामी सारा घर सर पर उठा देती और मेरे किरदार पर ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालने पर मजबूर हो जाती। और मामी के इस रवैये की वजह से मैं खुद ही शान से दूर होती चली गई थी। लेकिन मैं इंसान थी, कब तक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती या ऐसे कैसे जिंदगी गुजार सकती थी। मेरा भी खुशियों पर हक था, मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाए। और जब से मैंने वो सूरत जोड़ा देखा था, मेरा दिल और दिमाग वही रह गया था। और इसी जोड़े के लिए पैसे मांगने पर जिस तरह मामी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, मेरे दिल में एक आग लग चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह 5,000 हासिल करके रहूंगी। और मेरे नजदीक उसका एक ही हल था कि मैं मामी की जगह मामू के पास चली जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं कि वे किस बात से खुश होकर मामी को 5,000 देते हैं। फिर मैं भी वह काम करूंगी तो शायद मुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे। ये सोच मेरे दिमाग में चिपकी हुई थी और मैं दिन रात यही सोच रही थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामू के कमरे में चली जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सामान लेने के लिए बाजार भेजा तो मैंने अपने जमा पैसों से नींद की दवाई खरीद ली। अब मुझे बुधवार जुमरात की रात का इंतजार था, और जब वो रात आई तो मैंने मामी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पिला दी और फिर इंतजार करने लगी कि कब मामी सो जाए और वह अपने कमरे में जाने से पहले लॉन्च में लेट कर टीवी देखा करती थी। आज भी दूध पीने के बाद मामी लेट कर टीवी देख रही थी कि उन्हें उस सोफे पर नींद लग गई। मैं मौके की ताक में थी जब मैंने देखा कि वे गहरी नींद में सो गई है। मैंने उनका वजूद को घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया। मैं और मामी मेरे ही जैसी थी, इसलिए मैंने उनकी अलमारी से उनका ही एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। मामू रात को देर से घर आते थे और उनके आने से पहले ही मैं उनके बिस्तर पर मामी की जगह ले चुकी थी। मैंने एक बड़े से दुपट्टे को अपने मुंह तक ओढ़ लिया था और अपने बालों में मामी की तरह ही जूड़ा बना लिया था। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे उस कमरे में चली आई थी। मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। काफी देर बाद जब मामू कमरे में आए तो आवाज देकर कहने लगे, जोया आज क्या बात है, बड़ी जल्दी सो गई हो। मैंने हल्की सी आवाज निकाली और कहा कि नहीं, मैं जाग रही हूँ। ये सुनकर मामू ने एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामू की बात का क्या जवाब दूं। वे तो मुझे मामी समझकर कुछ कह बैठे थे जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। मेरे मामू किस कदर गिरे हुए इंसान थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मामी समझकर मामू मेरे करीब आए और जैसे ही मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप मामी को 5,000 रुपये क्यों देते थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं आपका अपना खून हूँ और आपने तो मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मामू सर झुका कर खड़े हो गए और कहने लगे, तेरी माँ हमेशा से हमारी खाला के बेटे फरहान से मोहब्बत करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो।
लेकिन मेरे और फरहान के दरमियान किसी बात पर कोई झगड़ा हो गया था और इसलिए मैंने तेरी माँ की शादी फरहान से ना करवा कर अपने एक दोस्त से करवा दी। तेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया और खामोशी से तेरे बाप के साथ गुजारा करने लगी। लेकिन तेरा बाप एक दरिंदा साबित हुआ, जो हर छोटी सी छोटी बात पर तेरी माँ को मारा करता था और उस फरहान के हवाले से भी ना जाने कैसे खबर गई थी, इसलिए वह तेरी माँ पर शक करने लगा था और उसी शक में एक दिन उसने तेरी माँ को तलाक दे दी। तेरी माँ तुझे गोद में उठाए जब इस घर में वापस आई तो ये बात तेरी मामी से बर्दाश्त न हुई और तेरी मामी ने मुझे कहा कि अगर मैंने तेरी माँ को जल्दी रुखसत न किया तो हमें जायदाद के हिस्से बंटवारे करने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी इतनी बड़ी जायदाद के बंटवारे करूं, इसलिए मैंने तेरी मामी से कहा कि वे तेरी माँ के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर दे। तेरी मामी ने अपने पागल भाई से तेरी माँ का रिश्ता तय कर दिया और तेरी नानी की एक न चलने दी। नानी ने बहुत कहा कि वह किसी आदमी से भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेगी, लेकिन तेरी मामी ने नानी को यही समझाया कि एक बेटी की माँ से कोई शादी नहीं करेगा, इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द उसका घर बस जाए। वैसे भी मेरे भाई का इलाज चल रहा है। नानी ने ना चाहते हुए भी तेरी माँ की शादी तेरे ही मामी के पागल भाई से करवा दी, क्योंकि तेरी मामी ने तेरी माँ और फरहान की मोहब्बत के किस्से सारे ज़माने में फैला दिए थे और सबको यही बताया था कि तेरी माँ की तलाक पर फरहान की वजह से हुई है, जबकि सच ये था कि तेरा बाप पहला बाप एक जालिम और दरिंदा इंसान था। तेरी माँ इस घर से रुखसत होकर गई तो तेरी मामी ने कभी यहाँ पलट कर आने की नहीं दिया। तेरी नानी ने ही मरते मरते आधी जायदाद तेरे नाम और आधी जायदाद मेरे नाम पर कर दी थी और इस बात की वजह से तेरी मामी तुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तेरी मामी नहीं चाहती थी कि तू इतनी आसानी से आधी जायदाद हासिल कर ले। और इसलिए तेरी मामी ने प्लान बनाया कि मैं हर जुमेरात तेरे सामने तेरी मामी को 5,000 दूंगा और तू जो ज़रूरत और ख्वाहिश की मारी है खुद लालच में आकर कोई ना कोई उल्टा काम ज़रूर करेगी। तेरी मामी खुद ही मुझे हर रात 5,000 देती और वही 5,000 मैं सुबह तेरी मामी को लौटा दिया करता। तेरी मामी को लगता था कि तू उन पैसों को चुराने की कोशिश करेगी और हम तुझ पर चोरी का मुकदमा करवाएंगे, या फिर जब ये बात शान को पता चलेगी तो उसके दिल में तेरी मोहब्बत भी उतर जाएगी और तुझे इस घर से निकालने भी हमें आसानी होगी। लेकिन तूने तो अपनी मामी की जगह रात को इस कमरे में आकर हमारा सारा प्लान ही नाकाम कर दिया और सच जान गई। दरअसल मामू ने कमरे में आते ही आवाज़ देकर मुझे कहा था कि जोया चल वही 5,000 रुपये मुझे वापस दे, जो सुबह मैं अपनी भांजी के सामने तुझे पैसे देकर उसके दिल में लालच डाल सकूं। मैं जान गई थी कि मामा मामी ने सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे नाम पर आधी जायदाद है, तो मुझे भला इस जायदाद का लालच कैसे हो सकता था। मैंने रोते हुए मामू से कहा कि आप इस कदर गिरे हुए हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जायदाद के लालच में आपने अपनी बहन की शादी एक पागल आदमी से करा दी, उसे अपनी ही बेटी से दूर कर दिया और जायदाद के लालच में आप मुझे चोर साबित करना चाहते थे। क्या जायदाद आपके लिए रिश्ते से ज़्यादा कीमती हो गई थी? अगर आप अपनी बहन की शादी किसी अच्छी जगह करवा कर मुझे भी उसके साथ ही भेज देते तो शायद नानी कभी आधी जायदाद मेरे नाम न करने के बारे में सोचती और वह खुद आपको खुशी खुशी सब कुछ दे देती। लेकिन ये सब कुछ आपके लालच की वजह से हुआ है। मेरी बात सुनकर मामू का सर शर्म से झुक गया। मैं आपको आपकी सारी जायदाद वापस कर देती हूँ, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। मैं तो बस कुछ ज़रूरत और इज्जत की मोहताज थी, और अगर आप कुछ दिल से मेरी ज़रूरत पूरी कर देते और बार बार मुझे और मेरी माँ को बदकार न कहते तो शायद मैं कभी ऐसा कदम भी ना उठाती। मैं रोते हुए मामू के कमरे से निकल आई थी। मामी अब तक मेरे कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। जायदाद की लालच में जो कुछ मेरे मामू मामी ने किया था वह नाकाबिल यकीन था, लेकिन यह दुनिया इतनी ही खुदगर्ज और लालची हो चुकी है। मैंने खुशी खुशी अपनी जायदाद मामू के हवाले कर दी थी और उसने कहकर खुद अपनी माँ के घर चली गई थी। वह अपने पागल पति के साथ एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं अब उनके साथ रहकर उनके दुख में उनके साथ ही बन जाऊंगी। क्या आप लोगों ने कभी सगे रिश्तों को इतना एतबार देखा है कि जायदाद के लालच में वह आपकी जिंदगी तबाह करने पर तैयार हो जाए? तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।